मेरे भाई ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली थी, लेकिन मेरी भाभी का रंग बहुत सांवला था। मेरा भाई अक्सर परेशान रहता था और कमजोर रहने लगा था। मैंने देखा कि भाई अक्सर अपने कमरे में न होकर बाहर सोता था और भाभी के कमरे से आवाज आती थी। एक रात मैं बाहर सो रहा था और मुझे भाभी की आवाज कम सुनाई दे रही थी। जब मैं रात को भाभी के कमरे में गया तो उन्हें देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरी भाभी, मेरा नाम अनीता है, परिवार में मेरी माँ, पिताजी और मेरा एक बड़ा भाई है। मेरा भाई बहुत सुंदर है, पढ़ा लिखा है और अच्छी नौकरी करता है। जब घर में भाई की शादी की बात चली तो भाई ने माँ से कहा कि उसे एक लड़की पसंद है और वह उससे शादी करेगा। मेरी माँ, तुम बूढ़ी हो, हम नहीं सोच रहे थे, इसीलिए तो शादी होगी। जब हम रिश्ता देखने गए तो हम सब निराश हो गए कि लड़की तो पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसका रंग बहुत संदिग्ध था। माँ, आपने अपने भाई को समझाने की बहुत कोशिश की कि आप बहुत सुंदर हैं और वह लड़की बहुत काली है, लेकिन भाई की एक ही जीत थी कि अगर वह शादी करेगा तो इस लड़के से करेगा, अन्यथा शादी ही नहीं करेगा। आखिर हमने रिश्ता तय कर लिया और कुछ समय बाद भाई को लड़की मिल गई। मेरी भाभी में कोई कमी नहीं थी जिससे हमारे परिवार को कोई शिकायत होती, बस कमी थी तो वो थी उनका सांवला रंग, वरना वो हर तरह से एक बेहतरीन लड़का था। इसीलिए हम भी शुरू में शादी से खुश थे। सवाल: भैया और भाभी अक्सर बाहर घूमने जाते थे, लेकिन एक महीने बाद जब जिंदगी सामान्य हो गई तो उन्होंने हम दोनों को डेट करना शुरू कर दिया। फिर भी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। मेरी भाभी मेरा बहुत ख्याल रखती थी, इसीलिए मैं उनकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी, क्योंकि मुझे अब कॉलेज में पढ़ाई करनी थी। इसलिए मेरे पास खाली समय कम रहता था, लेकिन जो भी समय मिलता था, ज्यादातर समय मैं अपनी भाभी के साथ बिताती थी। वे मेरे छोटे छोटे मोती बटनों को भी ध्यान से सुनते थे और कभी-कभी मुझे चिढ़ाते भी थे, जैसे भाभियां करती हैं। मैंने ऐसा नहीं किया था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से मैं देख रही थी कि मेरा भाई थोड़ा परेशान रहने लगा था। शादी की शुरुआत में जो खुशी उसके चेहरे पर दिखती थी, वह अभय के चेहरे पर नहीं दिख रही थी। मैंने अपने भाई से एक दो बार बात की, दोबारा पूछने की कोशिश की, क्योंकि मैं अपनी कोई बात शेयर नहीं कर रहा था, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन भाभी पहले की तरह ही करती थी। अब माँ, आपने भी मेरे भाई की परेशानी को कुछ हद तक नोट कर लिया था, क्योंकि मेरी अपनी भाभी, मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी, इसीलिए मैंने भाभी से पूछा कि बताओ भैया को क्या परेशानी है जो उनके चेहरे से भी जाहिर होता है, वो किसी को कुछ नहीं बताते हैं। भाभी ने कहा कि वो मुझे कुछ भी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मैं कई बार कोशिश कर चुकी हूँ। भैया की परेशानी की वजह से हम लोग थोड़े परेशान थे। मेरा भाई दिन ब दिन कमजोर होता चला गया। जो भाई शादी से पहले था, वो मानो उदास हो गया था। पापा कहने लगे कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। पर भाई, ना तो तुम डॉक्टर के पास जाते और न ही उसे अपनी परेशानी का कारण बताते। पर उस समय जो सबसे ज्यादा खुश और बेफिक्र थी, वो थी मेरी भाभी। हालांकि सबसे ज्यादा चिंता उन्हें ही होनी चाहिए थी। रात तक नुस्खे में डर बढ़ता ही रहा। एक दिन रात को पड़ते समय मुझे भूख लगी तो मैं अपने कमरे से बाहर आई तो देखा मेरा भाई सोफे पर सो रहा था। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि वो वहाँ क्या कर रहा है, अपने कमरे में क्यों नहीं सो रहा है। पर फिर ये सोचकर चुप हो गई कि शायद तबीयत खराब होने की वजह से भाई बाहर सो रहा है, क्योंकि अगर कोई इंसान बीमार होता है तो उसे बैंड रूम में घुटन महसूस होने लगती है। उसके पास भाई को जगाने का समय नहीं होता और ना ही मैंने इस बात को इतनी गंभीरता से लिया था। अब मुझे रोज आना पड़ता है। वह रात में डरकर जाग जाता था, इसीलिए मैं अक्सर बाहर सोफे या दीवान पर सोता हुआ दिखाई देता था। लेकिन मैं इस बारे में सिर्फ अपने माता पिता से ही बात करता था,
किसी और से नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे भाई के बड़े भाई को मुझसे कोई परेशानी हो। यह बात जानकर मेरी माँ चिंतित हो गई, क्योंकि वह पहले से ही मेरे भाई के गिरते शहर के बारे में चिंतित थी। मेरा और भाई का कैमरा अगल-गल में था, इसीलिए मुझे अक्सर उसके कमरे से आवाजें आती थी। मेरे लिए ये एक सामान्य बात थी, क्योंकि जब कमरे में दो लोग होते थे, कभी-कभी मैं उससे बात करता हूँ, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि मुझे उसके कमरे से बटनों की आवाज आती है। लेकिन जब मैं उठकर बाहर भागता हूँ, तो पाता हूँ कि मेरा भाई बाहर सो रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा होता हूँ। हम साथ में रहते थे। भैया और भाभी के कमरे से आवाज आ रही थी। मैं उठकर बाहर गया तो देखा भैया बाहर सोफे पर सो रहे थे। पर मुझे लगा, अगर भैया बाहर सो रहे हैं तो कमरे में और कौन है। पर जब मैं कमरे से बाहर निकला, अपने कमरे की तरफ गया, तो वहां से आवाज आनी बंद हो गई और मैं वापस अपने कमरे में चला गया। पर अक्सर ऐसा होता था कि आवाज आती और भैया बाहर सोए हुए नजर आते, और अब भैया अपने कमरे में नहीं सोते थे, ऐसा मेरी माँ कहती थी। यह बात उसे भी पता चल गई थी, इसीलिए मैंने भाभी से पूछा कि भैया अपने कमरे में क्यों नहीं सोते और रात को अक्सर आपके कमरे से शोर आता रहता है। वह बोली कि पता नहीं आपके भैया को क्या हो गया है, कमरे में उनका दिल डरने लगता है और अक्सर हम रात को उठकर बाहर चले जाते हैं। हम कभी कभी बात कर रहे होते तो शायद आवाज सुन लेते। फिर एक दिन जब मैं रात को उठकर बाहर आई तो भाई हमेशा की तरह बाहर सो रहा था, और इस दिन मजेदार बात ये थी कि मैं पढ़ाई भी नहीं कर रही थी, पर मैं समय से सो भी गई थी। ऐसे ही रात को जब मेरी आंख खुली तो मुझे प्यास लगी, इस वजह से जब मैं किचन में गई तो भाभी के कमरे से बटन की आवाज आती हुई सुनाई दी। अब मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। अच्छा, तो मेरा भाई मेरे सामने वाले बाहरी कमरे में सो रहा है, फिर अंदर वाले कमरे में कौन है? तो मैं चुपचाप कमरे की तरफ गया और जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर का दृश्य देखने को मजबूर हो गया। लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने अपना मुंह खोला, लेकिन हाथ पर हाथ रखकर नियंत्रित जांच की और उल्टे कदमों से अपने कमरे की तरफ मुड़ गया। मैंने सोचा कि मैं यह बात अपनी माँ को बताऊंगा, क्योंकि उनके अलावा मैं किसी को नहीं बता सकता था। लेकिन अगले दिन मेरे लिए यह बहुत जरूरी था। वहाँ टेस्ट था और मैं जल्दी कॉलेज चला गया। जब वापस आया तो पता चला कि मेरे भाई की तबीयत खराब हो गई है और उसे अस्पताल ले जाया गया है, इसलिए मैं इस बात से चूक गया। भारत में दिन बिताने के बाद मैं वापस आया तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि उनके पास फोन कॉल्स की बहुत कमी हो गई है, इसीलिए भाभी के प्रति मेरा नजरिया बदलने लगा है। अब मैं उनसे परहेज करने लगा हूँ, पर शायद उन्हें किसी की परवाह नहीं थी। वो पूरे घर में हंसती खेलती रहती थी, सबका ख्याल रखती थी। पहले तो मैंने इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब से मैंने उन पर नजर रखनी शुरू की, तब से मेरी भाभी अपने कमरे में किसी को नहीं रहने देती थी और मैं खुद ही कमरे की सफाई करता था। जब वो कमरे से बाहर निकलती थी तो दरवाजा बंद कर लेती थी, और अगर वो अंदर होती भी थी तो उनके कमरे का दरवाजा बंद रहता था। पहले तो मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, पर अब मैं एक बार उनकी अनुपस्थिति में उनके कमरे में जाने की कोशिश करता, ताकि मेरे पास कुछ सबूत हो। पर शायद मेरी इस इच्छा के बारे में मेरी भाभी को भी पता होगा। मुझे शक था, क्योंकि जब भी मैं उनके कमरे में जाता तो मेरी प्यारी भाभी की नज़र मुझ पर ही होती, पर वो शेर की तरह मेरे पास कैसे पहुंच जाती? फिर मेरी मदद करने वाली कोई बहन भी तो नहीं थी। रात को उनके कमरे में जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। मुझे लगता था कि मैं उसके कमरे में रहना पसंद करूंगा। तुम्हारे पास दिन में समय होता था, लेकिन मेरी भाभी अपने माता पिता के घर भी नहीं जाती थी। वह धीरे धीरे संगीत गाती थी, लेकिन उसकी बाहर सोने की आदत अभी भी खत्म नहीं हुई थी। अब वह अक्सर बाहर सोती थी। आखिरकार एक दिन मेरी भाभी की माँ गर्भवती थी।
जब भाभी अपनी माँ से मिलने गई तो मुझे उनका कैमरा देखने का मौका मिल गया। मैं सफाई करने के बहाने भाभी के कमरे में गया क्योंकि मैं अपने माता पिता को इस बारे में नहीं बता सकता था। मेरे पास इतनी शक्ति थी कि मैं इस बारे में बात भी नहीं होने देता। मैंने इस कमरे में जो कुछ देखा था उसके बाद मैं नहीं चाहता था कि मेरे माता पिता को किम के शामिल होने का जरा सा भी शक हो। इसीलिए मैं अपनी भाभी के कमरे में सफाई करने गया और कैमरे से उसका सिर तलाशा पर मुझे कुछ नहीं मिला। भाभी की अलमारी में सिर्फ लोग थे और उसे खोलने की चाबी। मुझे कहानी नहीं मिली। मेरी बेचैनी बिस्तर पर नहीं हो रही थी। मुझे पता था कि रात को जब उसे देखा तो अपनी आंखों का धोखा देखा। नहीं, वहां से कुछ नहीं मिला, इसीलिए मुझे वहां से निकलना पड़ा। मेरी भाभी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसीलिए वो 2 दिन अपने मायके में रही और मेरे भाई ने 2-3 दिन बहुत शांति से बिताए। अपने कमरे में सोते हैं। मैंने कभी उनको बहस करते नहीं देखा, इसीलिए मुझे अंदाजा था कि वो अपनी भाभी की वजह से बाहर सोते थे। लेकिन मेरा भाई चुप क्यों है? वो किसी को कुछ क्यों नहीं बताता? ये जरूरी था कि मैं अपने भाई से बात करूं। जिस दिन से मेरा भाई बाहर लाउंज में बैठा था, तो मैं भी उनके पास गई और बोली कि मुझे पता है कि आप सबसे क्या छुपा रहे हैं। अपनी भाभी की वजह से कमरे में मत सोइए, लेकिन क्या बात है? आपकी माँ अपने आप को इतनी बड़ी परिस्थिति में क्यों डालते हैं? भाई कुछ नहीं बता रहा है और बोला, आप बताओ माँ, मैं आपसे कैसे बात करूँ? आप लोग मुझे इस शादी से जोड़कर देख रहे थे। मैं जीत रहा था समय। जब जीत गया और शादी हो गई, तो मुझे अपनी शादी को बनाए रखना है। भाविका, क्या बात है? अक्सर रात में उनके कमरे से आवाजें आती हैं और वो कुछ अजीब हरकतें करते हैं। मैंने एक बार देखा है। इसके बाद भाई ने कहा कि तुमने तो एक बार देखा है, मैंने तो हर दिन देखा है। पर ये क्या बात है? जहाँ तक सोनी का सवाल है तो मुझे भी नहीं पता। रात को मुझे कुछ पता नहीं रहता कि मैं कहाँ हूँ। सुबह जब उठता हूँ तो सोफे के पास सो रहा होता हूँ। पता नहीं क्या होता है, वो मेरे साथ ये सब क्यों करती है। तो बाहर आकर मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कैसे तड़प रही हूँ। मैंने भैया से कहा कि हम दोनों को मिलकर इस मामले का पता लगाना होगा। भैया ने कहा कि अब से मैं भी कोशिश करूंगी कि बेहोश व्यक्ति कुछ कर सके। फिर रात को मैंने देखा, भाभी के कमरे से शोर आ रहा था। भैया बाहर सोफे पर सो रहे थे। मैंने भाभी के कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो कमरा नहीं खुला क्योंकि अंदर लोग थे। मैंने दरवाजा हल्का सा खटखटाया कि कोई झांकना तो नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने दरवाजा खोल दिया। भैया ने नहीं खोला। वो बिल्कुल जाग रहे थे, इसलिए मुझे अपने कमरे में जाना पड़ा। अगली सुबह भी हमेशा की तरह ही हुई। जब भैया उठे तो उन्हें कुछ याद नहीं था उन्हें कौन बाहर ले गया था, और भाभी भी बिल्कुल सामान्य थी। जब मैंने उनसे पूछा तो बोली कि मैंने रात को आपके कमरे का दरवाजा कब खोला, तो उन्होंने कहा कि कुछ पता नहीं, मैं सो रही थी। दिन बीत गए थे और जब हम सब सोने चले गए तो कुछ देर डरने के बाद भाभी के कमरे से ऐसी मधुर आवाज आने लगी। हुआ यूं कि अब माँ आप भी मेरे साथ चलो। जब हम बाहर आए तो भैया सोफे पर सो रहे थे और इतनी आवाज के बावजूद भी वो नहीं जाग रहे थे। हमने उन्हें जगाने की बहुत कोशिश की पर मैं बिल्कुल भी नहीं जाग रहा था। जब हम कमरे की तरफ बढ़े तो भाभी ने हमेशा की तरह दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। माँ ने दरवाजा बहुत बचाया पर मैं बिल्कुल भी नहीं खोल रहा था। आखिरकार माँ ने दूसरी चाबी से कमरे का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। वो नज़ारा जो मैं पहले ही देख चुका था। आज का नज़ारा मैंने देखा था। मेरी माँ आप देख रही थी। भाभी कमरे के बीच में खड़ी थी। उसे ऐसे भेष में देखकर पापा ने आंखें घुमाई और उसे बाहर निकाला, पर आगे पढ़कर मैंने भाभी पर अपना दुपट्टा डाला और पूछा कि यह सब क्या है। पर मैं अपने होश में नहीं था।
वह ऐसे चल रही थी जैसे कोई नर्तकी या वेश्या हो। उसने वैसे ही कपड़े पहने हुए थे जैसे कोई डांसर पहनती है। वो ऐसे अजीबोगरीब कपड़े पहनकर लगातार नाच रही थी। मुझे कुछ महसूस हुआ। मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने रसोई में पड़ी नींद की गोलियां उठाईं, पानी में मिलाकर भाभी को दे दी। मैं हैरान था कि रात को इतनी आवाजें आ रही थी, इतना हंगामा हो रहा था। फिर आज भैया ने भाभी की असलियत सबके सामने क्यों नहीं बताई? इसलिए मैंने अपनी माँ को दबी जुबान में बताया कि मैंने ये सब बहुत पहले ही देख लिया था। इस पर मेरी माँ ने कहा कि जब वो मेरी भाभी के माता-पिता को फोन करेंगी तो उन्हें भाभी के माता-पिता से बात करनी पड़ेगी। जब माँ ने उन्हें पूरी कहानी बताई तो मेरी भाभी ने मुझे बताया कि बचपन से ही उनके साथ ये समस्या है। कभी-कभी कुछ चीजें होने पर वही समस्या उनके साथ होती रहती है क्योंकि वो दिन भर खुद को कुछ और ही समझती हैं। और रात को लेकिन हमने खुद ही उसका एक पिता से इलाज करवाया, उसकी बीमारी ठीक हो गई, इसीलिए हमने उसकी शादी कर दी। लेकिन मैंने इस बीमारी के बारे में विस्तार से सुना था और यह वही बीमारी थी जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व डबल गुर्जर जाति का हो जाता है। वह रात में कुछ समय बिताने के बाद अपने आप को कुछ और समझने लगता है। यह उसके नियंत्रण में नहीं है। इसे स्प्लिट पर्सनालिटी टेस्ट ऑर्डर कहते हैं। जब मैंने यह सब सुना तो मैं उसे अस्पताल और फिर पुलिस स्टेशन ले गया। इस पर मैंने अपने भाई से कहा कि कृपया मुझे अपनी असलियत बताओ। भाई ने बताया कि तुम्हारी भाभी ने मुझे पिछले 2 दिनों में काला कर दिया था, इसलिए मैं होश में नहीं था। वे मुझे इसे पहनाने के बाद लेटा देते थे, जिसके कारण मैं इतना कमजोर होने लगा था। जब मैंने अपना चेकअप करवाया तो इस बात की जानकारी मिली तो मैंने उसकी सहेलियों से मिलना शुरू कर दिया, जिससे मेरी तबीयत ठीक हो रही है। जब अलमारी में भाभी की साड़ी की तलाशी ली गई तो ड्रग्स का ड्रामा हुआ, लेकिन वो भी खुद पर काबू नहीं रख पाई। इसीलिए हम उस पर कोई दोष नहीं लगा सकते थे कि उसे अपनी पत्नी की बीमारी के बारे में जल्दी पता चल गया। तो उन्होंने आखिरी हद तक कोशिश की और मेरी भाभी पूरा इलाज करवाकर बिल्कुल सामान्य हो गई और आप एक अच्छी जिंदगी जी रही हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। दोस्तों, ये थी आशिकी की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।